चलिए, कोई पेज नंबर बताएगा कहां पर थे हम? 2.51। ओके, तो हमने देखे थे कल टाइप्स ऑफ डिमांड, याद है क्या? डिमांड डिस्टिंक्शन में कितने टाइप्स की क्या होती है? डिमांड होती है। पहला कौन सा टाइप था डिमांड का? एक होते प्रोड्यूसर्स गुड्स और दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स गुड्स। इनका फर्क समझ में आया? तो अगर क्वेश्चन आया तो हमें डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए कि वेदर इट इज अ प्रोड्यूसर गुड्स और इट इज अ कंज्यूमर्स गुड। डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स पहचानना आसान। डिराइव्ड डिमांड और ऑटोनॉमस डिमांड, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है डिमांड डिस्टिंक्शन में, इसको याद रखना। डिमांड फॉर फर्म्स प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री डिमांड, पर्टिकुलर फर्म की डिमांड हो सकती है और पूरे इंडस्ट्री की भी डिमांड हो सकती है। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डिमांड, ये भी एक टाइप था। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हमने कल देख लिया था। ड्यूरेबल होना था। चलो देखो, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स को अफेक्ट करते हैं? आप लोग ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स यूज करते हो, कौन से कौन से? रेफ्रिजरेटर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब क्या है? ड्यूरेबल है और कंज्यूमर गुड्स है। डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स हैज सर्टन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड फॉर द ड्यूरेबल गुड्स। पहला है, कंज्यूमर कैन पोस्टपोन द रिप्लेसमेंट ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। हम ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड हमारी बार बार रिकर क्यों होती है? क्योंकि हमें हमारे ड्यूरेबल गुड्स को आगे चल के कभी ना कभी क्या करना होता है? रिप्लेस करना होता है। भाई एक बार खरीद लिया टीवी हो या फ्रिज हो तो क्या बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती? क्या पड़ती है? तो हमारी जरूरत तब आती है जब हमें उसे रिप्लेस करना होता है। हो सकता है कि हम हमारी रिप्लेसमेंट की जरूरत को क्या कर दे? पोस्टपोन। आपके घर में आज भी हो रही है कि नहीं? कितनी सारी ड्यूरेबल गुड्स ऐसी है जिसकी आज बदलने की क्या है? जरूरत, पर वो अपन खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, आज लेंगे कल लेंगे करके अपनी परिस्थिति को छुपाने के लिए। Whether the consumer will go on using the goods for a long time or will replace it depends upon the factor like his social status। एक इंपॉर्टेंट बात होती है, कुछ लोग सोशल स्टेटस मेंटेन करने में बड़े चूजी होते हैं। तो नहीं चलता मतलब नहीं चलता, तो पुरानी चीज बदलो और उसके जगह नई चीज लेके आओ। और कुछ लोग चला लेते हैं, मेरे जैसे गरीब लोग, सोफा हो गया पुराना फट गया पर अभी चला रहे। क्यों? क्योंकि बच्चा छोटा है, हमें पता है वो बड़ा होगा चीर फाड़ करेगा, घर पे कलर पेंट भी करवाना है, पर चल रहे क्योंकि पता है बच्चे अभी भी दीवारों पे क्या बना के रख देंगे? पापा मम्मी की तस्वीरें बना के रख देंगे गधे घोड़े जैसी। प्रेस्टीज, प्रेस्टीज के चक्कर में लोग अपनी पुरानी कार को चेंज करते और क्या लेते? नई कार। पुराना फ्रिज चेंज करते क्या लेते? नया फ्रिज। उसके बाद लेवल ऑफ मनी इनकम, हाँ भाई सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और शायद मनी इनकम से सोशल स्टेटस और क्या आता है? प्रेस्टीज आता है। उसके बाद रेट्स ऑफ ऑब्सोलेंसेस एक्सेट्रा। ऑब्सोलेंसेस मतलब वो चीज जो खराब हो चुकी है, पुरानी चीज, उसको बदलने से क्या रेट मिलेंगे। तो आमतौर पे इंसान जब भी कार वगैरह चेंज करता है ना, तो अपनी पुरानी कार की रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे काफी ध्यान देता है कि पुराने कार के कितने पैसे आएंगे। अच्छे खासे पैसे आ रहे हो तो इसको बेच देता हूँ और इसके बदले क्या लेता हूँ? नई चीजें। तो ये एक डिमांड है। क्या है? घर भी आ गया इसमें, कार भी आ गई। दीज गुड्स रिक्वायर स्पेशल फैसिलिटी फॉर देयर यूज एक्सेट्रा। रोड फॉर ऑटोमोबाइल्स, भाई गाड़ी खरीदनी है तो रोड की कंडीशन भी देखते हैं। अब पीछे आपने देखा कि महाराष्ट्र में और हमारे पर्टिकुलर विदर्भ एरिया में हर तरफ किसका काम चल रहा था? रोड का। ऐसे समय में गाड़ी लेते और कहीं लेके जाते ना, तो डंगर होके ही आती गाड़ी। डंगर वर्ड समझता है आपको कि नहीं समझता? समझता है। तो रोड अच्छे रहे तो गाड़ी लेने में क्या आता है? मजा भी आता है, क्योंकि हमें पता है कि गाड़ी अच्छे रास्तों पे चलेगी तो लंबे समय तक अच्छी रहेगी। एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर द रेफ्रिजरेटर एंड रेडियो। ये क्यों अभी रेडियो का उपयोग करते हैं क्या पता? इन लोगों ने शायद वो मूवी देख ली थी, कौन सी, सलमान खान की, बल्लम रेडियो वाली, है ना? तो वैसे तो रेडियो को यूज करता नहीं है। तो रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन ऐसी चीजें खरीदने के लिए हम ये भी देखते हैं कि बिजली की क्या स्थिति है। बहुत ही महंगी हो तो शायद हम खरीदेंगे नहीं। The existence and growth of such factor is an important variable that determine the demand for the durable goods। चलो ये दो चीजें बड़ी आसान थी। वैसे इनको रटना और याद करना नहीं होता है, इन्हें समझना होता है, ताकि ऐसे टॉपिक्स पे आपको एमसीक्यू दिए जाए तो आपको वो टॉपिक याद आना चाहिए और आपको सही ऑप्शन चूज करते आना चाहिए। As consumer durable are used by more than one person,
The decision to purchase may influence by the family characteristics like income of the family, size and age of distribution and sex composition. ये होता है ना, अब घर पे टीवी है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, क्या ये एक व्यक्ति यूज करता है कि घर के सभी लोग यूज करते हैं? सभी लोग यूज करते हैं। तो सिर्फ हमें हमारी इनकम देखनी है या घर की भी इनकम देखनी है, वो भी एक फैक्टर है। फैमिली की साइज कैसी है ये भी देखना पड़ेगा। छोटा फ्रिज है, फैमिली बड़ी हो गई तो फिर फ्रिज बदलने का निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि छोटे फ्रिज में उतनी चीजें बैठती नहीं है। तो ये सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट होता है। आपने भी आपके मम्मी को देखते हुए सुना होगा, कहते हुए सुना होगा कि भाई अब तो घर में लोग बढ़ गए, अब तो बड़ा फ्रिज ले लो, हाँ कि ना? एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ज्यादा छोटे बच्चे रहते हैं या बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो उनकी जरूरत के हिसाब से चीजों का क्या करते हैं, हम चयन करते हैं ड्यूरेबल चीजों का। उसके बाद सेक्स कंपोजिशन कैसा है, मेल कितने हैं और फीमेल कितने। मेल ज्यादा होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी चॉइस घर में होती ही नहीं है, तो कोई नहीं पूछता बेचारों को। और फीमेल्स की चॉइस क्या करती है, मैटर करती है। घर में ओवन चाहिए, नया फ्रिज चाहिए, नया वॉशिंग मशीन चाहिए, ये सब निर्णय लगभग कौन लेता है, हमारी मम्मीज लेती है, हाँ कि ना? Likely changes in the number of household should be considered while determining the market size of a durable goods। तो क्या है कि एक है हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें एज अ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट इस टॉपिक को समझना है। दूसरा जो इंस्टीट्यूट का पर्पज है आपको ये सब टॉपिक बताना और सिखाने, इसके पीछे ये है कि कल अगर आप बिकम एंटरप्रेन्योर या आप बिजनेस बन गए, तो आपको तो भाई डिमांड के बारे में काफी सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि बनाना आपको है, बेचना आपको है, मुनाफा आपको कमाना है, प्रॉफिट आपका है और लॉस भी आपका है। तो जब तक बिजनेस के बारे में काफी सारी चीजें नहीं सीखोगे, कैसे पता चलेगा? और यही फर्क है इकोनॉमिक्स में और बिजनेस इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स हमेशा उस एंगल से पढ़ाया जा रहा है कि आपके अंदर एक बिजनेस एप्टीट्यूड डेवलप हो, और आप ये उस तरीके से सोचो जिस तरीके से एक सफल बिजनेसमैन सोचता है। आगे लिखा है रिप्लेसमेंट डिमांड इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ टोटल डिमांड फॉर द ड्यूरेबल। ड्यूरेबल के केस में सबसे ज्यादा जरूरी है रिप्लेसमेंट होते रहना चाहिए। अगर रिप्लेसमेंट नहीं होगा तो बड़ी से बड़ी कंपनी और अच्छी से अच्छी कंपनी भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। सोचो ना कि अगर एप्पल का फोन एक बार लेने से या वीवो ओप्पो का फोन एक बार लेने से दोबारा लेने की क्या ना पड़े, जरूरत ही नहीं पड़े, तो बिजनेस चलेगा क्या उनका? नहीं ना। तो पहले आपने देखा था कि बैटरी जाती थी तो लोग फोन की बैटरी बदल के फोन यूज करते थे। अब तो बैटरी और फोन को क्या कर दिया उन्होंने, एक कर दिया। वो बैटरी अलग निकलती ही नहीं है। बहुत दिमाग वाला काम किया, क्योंकि उन्हें पता है बैटरी सबसे पहला ऐसा कंपोनेंट है जो खराब होगा, जिसके बेसिस के जिसके बिना क्या नहीं चलता, फोन। तो अब बैटरी खराब तो आपको फोन ही फेंकना पड़ता, उसकी बैटरी बदलो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है। तो दिमाग वाली स्ट्रेटेजी है कि नहीं है? है। अगर ऐसा नहीं था तो उन्होंने देखा कि यार लोग तो रिपेयर कर रहे हैं बैट, अब रिपेयर भी नहीं होता। वो फोन खोलने को पहले अलग कंपोनेंट्स और नट बोल्ट्स आते थे, तो उसको खोल के कोई एक पार्ट गया तो उसको डाल दिया जाता था। अब वो फोन खुलता ही नहीं, खोला तो बंद नहीं होता। तो मतलब एक बार फोन लो, खराब हो गया फेंक दो, दूसरा लो। टीवी में भी ऐसा ही। पहले टीवी रिपेयर हुआ करते थे, अब टीवी रिपेयर होने का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म। टीवी खराब फेंक दो, स्क्रैप में निकालो, दूसरा लेके आओ। टैब, मोबाइल, लैपटॉप सब में आने वाले समय में यही दिन आने वाले हैं। वापरो, यूज करो, फेंको और नया खरीदो। ऐसा नहीं करोगे तो कंपनियां चलेगी नहीं। इसलिए उन्होंने स्पेयर पार्ट सर्विस ये सब टॉपिक ही क्या कर दिया, अब बंद कर दी। या तो फिर टीवी अगर 15,000 का बेचते तो स्पेयर पार्ट ही 12 का बेचते, तो कोई भी ये सोचेगा कहाँ ये झंझट पालते। ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो जो रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी है ना, ये बहुत मायने रखती है ड्यूरेबल गुड्स में। ग्रेटर द करंट होल्डिंग ऑफ अ ड्यूरेबल गुड, ग्रेटर विल बी द रिप्लेसमेंट डिमांड। जितना ज्यादा समय तक आप यूज करोगे, आपके रिप्लेसमेंट की डिमांड उतनी ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपकी पुरानी चीज ज्यादा पुरानी हो चुकी होगी। देयरफॉर all factor that determine the replacement demand should be considered as a determinant of a durable goods, या determinant of demand for the durable goods। Demand for consumer durable is very much influenced by their prices and credit facility available to buy them। एक तो प्राइस पे तो डिपेंड करता है, कोई भी चीज हो, ड्यूरेबल हो, नॉन ड्यूरेबल हो, व्हाटएवर। प्राइस तो उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्राइस के अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो एक क्रेडिट फैसिलिटी। वही इन चीज को खरीदने के लिए लोन कितने आसानी से उपलब्ध होता है। तो आज बाइक और कार खरीदना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। मतलब आपको कुछ नहीं, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर लेके कहाँ चले जाओ, किसी भी बाइक की दुकान में बाइक सिलेक्ट कर लो, खड़े खड़े 10 मिनट के अंदर 2-4 फॉर्म साइन करके आपको क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इतना इजी क्रेडिट है। तो इसलिए बाइक और कार बेचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल तो आप देखते हो एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ऐसे ड्यूरेबल गुड्स खरीदने के लिए भी काफी सारे ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। जाओ, थोड़े से पैसे भरो और अपने घर पे चीज लेके आओ। तो इनसे इन सब चीजों का क्या बढ़ता है, सेल बढ़ता है।
फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर द प्रोड्यूसर गुड्स, ऐसी चीजें जो आमतौर पे कंज्यूमर आप और मैं नहीं खरीदते, बल्कि वो चीजें वो लोग खरीदते हैं जो फैक्ट्री चलाते हैं और जो किसी ना किसी चीज का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। Since producer goods or capital goods held up for further production, the demand for them is a derived demand, derived from the demand for the consumer goods they produce। उन्हें वैसे कोई प्रोड्यूसर गुड की डायरेक्ट या ऑटोनॉमस डिमांड नहीं है, क्योंकि उन्हें कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना है, इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर गुड्स की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। आगे क्या लिखा है, the demand for them depends upon the rate of profitability of user industry and size of a market of the user industry। पहली चीज थोड़ा सुनो, इससे दो चार फायदे होंगे। एक तो हमारा व्यू पॉइंट, देखने का नजरिया और चीजों को समझने का नजरिया थोड़ा ब्रॉड होगा, है ना। हम थोड़ा उस दृष्टिकोण से सोचना सीखेंगे जिस दृष्टिकोण से एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन सोचता है, और काफी वोकेबलरी अपनी डेवलप होगी। सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है ये भी हमें सीखना है। तो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ यूजर इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी का रेट एक जैसा होता नहीं है, कहीं कोई इंडस्ट्री या कोई बिजनेस सेगमेंट ऐसा होता है जहां रेट ऑफ प्रॉफिट काफी हाई होता है, तो कहीं पे काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है तो प्रॉफिट काफी कम होता है। एंड द साइज ऑफ अ मार्केट ऑफ अ यूजर इंडस्ट्री, आप जो चीज बनाते हो उसका मार्केट साइज क्या है, कितने ज्यादा लोग उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। हेंस डेटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड फॉर द प्रोड्यूसर गुड्स, इसी को कैपिटल गुड्स बोलते हैं, इसे हाईलाइट करोगे आप। प्रोड्यूसर गुड्स को कौन सा गुड्स बोला जाता है, कैपिटल गुड्स भी बोला जाता है। आर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ यूजर इंडस्ट्री, तो मान के चलो आप मशीनें बनाते हो और मशीनें बना के कंज्यूमर को तो नहीं बेचोगे, किसको बेचोगे, प्रोड्यूसर्स को ही बेचोगे। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके मशीन की डिमांड किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो पहला है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ऑफ अ यूजर इंडस्ट्री। अब मुझे बताओ, आप एक ऐसी मशीन बनाते थे जिसका उपयोग रेडियो बनाने के लिए होता था, तो आपके पास ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है। पर आप एक ऐसी मशीन बनाते हो जिसका उपयोग फोन और टैबलेट बनाने के लिए होता है, तो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव कैसा है, अभी पॉजिटिव है ना। नॉर्म्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ कैपिटल गुड्स एज पर द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, क्या होता है, नॉर्म्स या कायदे या नियम सरकार बनाता है। तो दो चीजें होती है, एक होता है एक्चुअल यूसेज कैपेसिटी और एक होता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाना है तो हो सकता है कि सरकार से आपको परमिशन मिल गई कि आप 500 मेगावाट की कैपेसिटी को इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब चाहो तो मैक्सिमम इतनी बिजली बना सकते हो। पर है कुछ फैक्टर्स, पॉल्यूशन शायद बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, भले ही आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 500 मेगावाट की हो, पर आप प्रोडक्शन किससे ज्यादा नहीं कर सकते, 300 मेगावाट से ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोडक्शन बिजली का हुआ, यूसेज बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो ऐसे वक्त में एक बिजनेसमैन ये सोचता है कि 500 मेगावाट का प्लांट लगा सकता हूं, फैक्ट्री लगा सकता हूं, पर बना तो नहीं पाऊंगा, बनाना तो है कितना, 300, तो खामखा का खर्चा क्यों करूं। तो जाहिर सी बात है 500 मेगावाट के प्लांट की कॉस्ट ज्यादा रहेगी, तो डिमांड भी मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स की ज्यादा रहेगी, 300 के लिए कम रहेगी। तो ये नॉर्म्स भी ऐसी चीज है जो इन सब चीजों को अफेक्ट करते हैं। अब जैसे एसिड्स है, कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किसका उपयोग होता है, एसिड्स का उपयोग होता है, अलग अलग प्रकार के। आपको काफी मौका मिलेगा इन सब चीजों को गौर से देखने के लिए। आप सीए कर रहे हो, यू आर अ सीए स्टूडेंट, बस फाउंडेशन पास कर लो, रेखा दा ग्रुप इंटर का पास कर लो और इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लो। हमारे इसमें कॉलेज नहीं होता, कॉलेज के जगह पे 3 साल हम कहाँ जाते हैं, ऑफिसेस में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में ऑडिट्स के लिए जाते हैं। तो हम हमें वो मिस जरूर करते हैं कॉलेज लाइफ हमारी, पर हमारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर काफी हाई होता है। ऐसी काफी चीजें जो हम रियल लाइफ में देखते हैं। तो आपको अलग अलग प्रकार की फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, बिजनेसेस को बहुत करीब से और गौर से देखने का मौका मिलेगा। आप अगर लिंक्डइन पे मेरा प्रोफाइल देखते हो तो आप देखोगे कि मैंने मेरे आर्टिकलशिप किया जॉब पीरियड के टाइम पे कई सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को और इंडस्ट्रीज को विजिट किया है। तो आपको प्रोसेस समझने मिलेगी, आपको उनके अकाउंट समझने मिलेंगे, आपको उनका फाइनेंस समझने को मिलेगा, आपको उनकी स्ट्रेटेजीज और बिजनेस मॉडल्स को समझने मिलेगा। और ये सब कुछ इनबिल्ट होता है, इनके बिना इंसान क्या नहीं बनता, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनता। तो आप ये गवर्नमेंट नॉर्म्स, पॉल्यूशन और उनकी मशीनें कैसे चलती है, उनके प्लान्स क्या होते हैं, उनका बजट क्या होता है, डिमांड क्या होती है, कब प्रॉफिट बढ़ रहा है, कब घट रहा है, ऐसी ढेर सारी चीजों को इतने गौर से और इतने नजदीक से देखोगे ना, तो बाय द टाइम यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पास ज्ञान का भंडार काफी बढ़ चुका होगा। तो ये फर्क पड़ता है, इसलिए वैल्यू है अपनी फील्ड को। और लोग समझते हैं कि ये लोग ऐसे ही सीए नहीं बने, बल्कि काफी दुनिया देख कर क्या बने, सीए। और ऐसा भी नहीं कि आ गए और पास हो गए, काफी बार फेर होने के बाद सफलता इनको मिली है। तो काफी गहराई से इन्होंने चीजों को पढ़ा है और समझा है। आगे देखते हैं। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ
substitutable factor of a production say labor is likely to increase the demand for the capital goods। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो, प्रोडक्शन के प्रोसेस में हर चीजों को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। अब अगर कार बनाने की फैक्ट्री है तो वहां पे जो आयरन है या स्टील है या जो लोहा यूज होता है उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट शायद अवेलेबल नहीं है, वो काम वही करेगा। पर हाँ, लेबर को आसानी से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। ऐसा कोई प्रोसेस जिसे पहले लेबर करते थे उसके जगह पे रोबोट से ऑटोमेटिक मशीन लाई जा सकती है। हाँ, तो अगर ये ट्रेंड है मार्केट में कि लोग लेबर को रिप्लेस करके वहां पे मशीनों से काम कर रहे, तो और आप मशीनें बनाते हो, वो मशीनें बनाते हो, वो हाइड्रोलिक्स बनाते हो, वो चीजें बनाते हो जो लेबर का काम कर सकती है, वो ऑटोमेशन और रोबोट्स आप बनाते हो, तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग अब लेबर की जगह किसका उपयोग कर रहे हैं, मशीन का। हर जगह मशीन आ गई है। देखो, पुराने जमाने में पापड़ का आटा बनाने के लिए क्या यूज होता था, हाथ से बनाते थे, फिर धीरे धीरे उसकी भी क्या आ गई, मशीन। पापड़ लाटने के लिए क्या यूज होता था, लेबर, उसके जगह भी अब क्या आ गई है, मशीन्स आ गई है। आप देखते हो, अगर डिस्कवरी चैनल और नेशनल जियोग्राफिक देखते हो तो रेस्टोरेंट होटल में फूड बनाने के लिए भी अब ज्यादातर जगहों पे किसका उपयोग होता है, मशीन्स का उपयोग होता है। ज्यादातर प्रोसेस कैसी हो चुकी है, ऑटोमेटेड। सबसे अच्छी केस स्टडी करनी है तो डोमिनोज में चले जाओ, वो लोग जो पिज्जा बनाते हैं उनकी ज्यादातर प्रोसेस कैसी है, ऑटोमेटेड। अभी भी वो हाथ से पिज्जा ब्रेड बनाता है ना, पर क्या संभावना है कि वो हाथ से ही बनाते रहे, हो सकता है कि उसके जगह पे भी कल क्या आ जाए, मशीन आ जाए। मतलब सब कुछ अंदर, आदमी ही नहीं होगा। आप जाओ, रोबोट ही आपसे बात करेगा, आपका कार्ड लेगा, आपकी ऑर्डर लेगा और रोबोट ही आपको पिज्जा बना के क्या कर देगा, दे देगा। दे आर द बिग कंपनी, दे कैन डू, दे कैन थिंक, दे कैन इंप्लीमेंट, हर चीज पॉसिबल है। ऐसे समय में कैपिटल गुड्स की या प्रोड्यूसर गुड्स की पर्टिकुलरली डिमांड कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। और अगर लोगों में ये ट्रेंड है कि नहीं यार, ये मशीनें वशीनें परवड़ती नहीं है और उसमें टेस्ट भी नहीं आता, और दूसरी बात तो बिगड़ गया तो मशीन किसी के बाप की सुनती भी नहीं है, मशीन के कान के नीचे बजा नहीं सकते, मशीन पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल नहीं सकते कि ये क्या बना दिया तुझे, तो लेबर ही अच्छा है। On the contrary, an increase in the price of a factor which is complementary may cause a decrease in demand for the कैपिटल या कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स के कॉम्प्लीमेंट्री भी गुड्स होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि मशीन खरीद लिया। अब देखो, आप एक बिजनेस है, फैक्ट्री चला रहे हो, आपको पता है कि एक काम मेरा लेबर कर रहा है, वो काम मैं मशीन से भी कर सकता हूं, तो यू आर थिंकिंग कि ये मशीन मुझे खरीदनी चाहिए। तो आपका थॉट प्रोसेस कि आपको लेबर रिप्लेस करना है, एक फैक्टर है जो आपके कैपिटल गुड्स को या प्रोड्यूसर्स गुड की डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, बढ़ा रहा है। पर आपने ये सोचा कि एक बार मशीन खरीद लो तो उसको चलाने के लिए बिजली खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उसको चलाने के लिए ऑपरेटर रखना पड़ेगा जो कि हाईली स्किल्ड और मशीनों को समझने वाला, कंप्यूटर्स को समझने वाला ऑपरेटर चाहिए, इंजीनियर चाहिए। या फिर उसके लिए डीजल पेट्रोल या ईंधन लगेगा आपको, जो कि महंगा है, और आपने पूरा हिसाब निकाला कि जैसा मैं बना रहा हूं यही सस्ते में पड़ रहा है, मशीन लेके मुझे फायदा होने वाला नहीं है, और मशीन डिप्रिशिएट भी होगी तो उसका भी खर्चा बढ़ेगा। तो कई सारी चीजों को देख के आपने ये लगा कि मशीन खरीदने से या प्रोड्यूसर गुड खरीदने से उसके कॉम्प्लीमेंट्री खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो मुझे परवड़ता नहीं है। तो ऐसे केस में आपकी उस पर्टिकुलर कैपिटल या प्रोड्यूसर गुड की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो थोड़ा सोचोगे ना तो लिंक लग जाएंगे, आपके दिमाग में बत्तियां जल रही है, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं कि बस मैं ही बोल रहा हूं, आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इमेजिन कर पा रहे हो अपने आप को एक फैक्ट्री में रखना है इस समय आपको, आप भले ही क्लासरूम में बैठे हो पर आपको मानना है कि आप कहाँ हो, फैक्ट्री में, या फिर फैक्ट्री खुद की चला रहे हो। और एक तो ये मानो कि आप फैक्ट्री चला रहे हो तो आपकी तरफ से डिमांड जनरेट हो रहा है, तो आपको डिमांड के बारे में सोचना है, या तो फिर आप अपने आप को उस व्यक्ति के शूज में रख के देखो जो ये मशीनें बनाता है, कैपिटल गुड्स बनाता है और फैक्ट्रियों को क्या करता है, सप्लाई करता है। तो आप रिलेट कर पाओगे टॉपिक से, और एक बार आप रिलेट करने लगे ना तो इकोनॉमिक्स समझने में मजा आता है। इसीलिए इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी को समझ में आ जाए, इंटरेस्ट में आ जाए तो उसको बड़ा मजा आता है पढ़ने में, और कोई व्यक्ति उससे रिलेट ही ना कर पाए ना तो उसकी सारी जिंदगी ऐसी जाती है, यार ये एक बार निकल जाए, बकवास सब्जेक्ट, बिल्कुल मुझे पढ़ने में अच्छा लगता नहीं है। Higher the profit making prospectus, greater will be the inducement to the demand for the capital good। और एक फैक्टर है, आपका प्रॉफिट मेकिंग प्रोस्पेक्ट कितना ज्यादा है, मतलब कितनी क्षमता है आपके अंदर प्रॉफिट कमाने की। अगर है, आपको लगता है कि लगाओ मशीनें, बढ़ाओ फैक्ट्री बनाओ, बड़ा प्रोडक्शन करो, तो आप डिमांड भी ज्यादा करोगे। और आपको लगता है कि इतना करके कोई खास प्रॉफिट होने वाला नहीं है, खामखा का खर्चा है, बेकार बिजनेस में हूं मैं, तो फिर आप कंज्यूमर गुड्स, सॉरी प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड नहीं करोगे। आगे ये लोग लिखते हैं, इफ फर्म्स आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द सेलिंग हायर आउटपुट इन फ्यूचर। ऑप्टिमिस्टिक होना मतलब क्या,
थोड़ा सा पॉजिटिव होना। अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा चीजें बेच पाओगे फ्यूचर में, दे विल हैव ग्रेटर इंटेंसिव टू इन्वेस्ट इन अ प्रोड्यूसर गुड्स। तो ऐसे वक्त में लोग प्रोड्यूसर गुड पे इन्वेस्टमेंट कैसा करते हैं, ज्यादा। अब मैं कोचिंग देता हूं, मैं भी सर्विस प्रोवाइड करता हूं, तो मुझे भी प्रोड्यूसर गुड्स की जरूरत है। नाउ आई एम सेलिंग ऑनलाइन लेक्चर्स, तो फिर मुझे एक अच्छा लैपटॉप, अच्छी मशीन, अच्छा रैम, अच्छा प्रोसेसर, अच्छा कैमरा, इन सब चीजों की क्या पड़ेगी, जरूरत। और अगर मुझे लगता है कि आने वाले समय में मैं मेरे ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन लेक्चर्स क्या कर पाऊंगा, बेच पाऊंगा, तो मेरे पास भी इंसेंटिव रहेगा ना, मोटिवेशन रहेगा कि इन चीजों को खरीदना चाहिए। और मुझे लगता है कि नहीं भाई, लोग कंटाल गए ऑनलाइन ऑनलाइन करते करते, जिस दिन भी कोरोना का सब चीज खत्म होगा, लोग एकदम रश करेंगे ऑफलाइन क्लास की तरफ, और फिर से पुराने दिनों की तरह क्या करना पसंद करेंगे, पढ़ना पसंद करेंगे। तो मे बी आई विल नॉट बी इन्वेस्टिंग इन ऑल दिस थिंग्स। आगे, advances in technology enabling the higher efficiency at a reduced cost on account of a higher productivity of capital will have the positive impact on the investment in a capital goods। देखो फ्रेज भारी भरकम, शब्द भारी भारी है, आपकी छोटी सी बुद्धि को शायद एक लाइन में ये सब चीजें समझ में नहीं आई होगी, पर शांति से पढ़ो तो क्या लिखा है, एडवांस इन द टेक्नोलॉजी इनेबलिंग द हायर इफिशियंसी एट अ रिड्यूस कॉस्ट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, मशीनों की चीजों को बनाने की इफिशियंसी बढ़ती है। इफिशियंसी मतलब क्षमता। जैसे पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीन एक दिन में 100 यूनिट बनाती थी, तो नई टेक्नोलॉजी की मशीन एक दिन में 200 चीजें बनाती है। तो इसे बोलते हैं उसकी इफिशियंसी में डेवलप होना। पहले 100 चीजें बनाने में हमें 10,000 रुपए खर्चा आता था, अब 15,000 खर्चा करके हम 200 चीजें बनाते हैं। तो कम खर्चे में ज्यादा चीज बन गई। भले 10 का खर्चा बढ़ के कितना हुआ, 15, पर चीजें भी 100 से बढ़ के कितनी हुई, 150। तो हमारी ऑन एन एवरेज कॉस्ट कम हुई कि नहीं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, एडवांसमेंट होता है, वैसे वैसे आपकी इफिशियंसी हायर होती है और कॉस्ट क्या होता है, रिड्यूस होता है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में बहुत फर्क है, मैं बार बार समझाता हूं, एक बार और समझने की कोशिश करते, क्योंकि ये शब्द आते रहेंगे तो आपको इसको अच्छे से समझना भी उतना ही जरूरी है। अब मुझे बताइए, एक फैक्ट्री है एक्स लिमिटेड, एक फैक्ट्री है वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने बनाई 100 यूनिट्स, वाई लिमिटेड ने बनाई 200 यूनिट्स। तो मेरा सवाल है, हुज प्रोडक्शन इज ग्रेटर, हुज प्रोडक्शन इज ग्रेटर, प्रोडक्शन किसका ग्रेटर है, तो आपका आंसर रहेगा किसका, वाई लिमिटेड का। अब मैं सवाल को चेंज कर देता हूं, एक है एक्स लिमिटेड, एक है वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने 100 चीजें बनाई, वाई लिमिटेड ने 200 चीजें बनाई। एक्स लिमिटेड ने 100 चीजें बनाई 10 दिन में, और वाई लिमिटेड ने 200 चीजें बनाई 30 दिन में। हाँ, प्रोडक्शन अभी भी किसका ज्यादा है, वाई का। अब मेरा सवाल है, हुज प्रोडक्टिविटी इज हायर, हुज प्रोडक्टिविटी इज हायर। तो आपका जवाब आएगा किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, एक्स। प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन करने की क्षमता। अगर आप 100 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो ऑन एन एवरेज एक दिन में वो कितनी चीजें बनाते हैं, 10। और आप 200 डिवाइडेड बाय 30 करोगे तो ऑन एन एवरेज एक दिन में वो कितनी चीजें बनाते हैं, 6.67 समथिंग। तो प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, एक्स की। क्वेश्चन को थोड़ा सा और आपसे रिलेट कर देता हूं, एक एक्स नाम का बंदा है, एक वाई नाम का बंदा है। एक्स बंदे को 100 मार्क्स है, वाई को 200 मार्क्स है। आप मुझे बताओ किसके मार्क्स ज्यादा है, तो आप बोलोगे किसके मार्क्स ज्यादा है, वाई के। पर 10 घंटे पढ़ाई करके एक्स ने 100 मार्क्स लाए, वाई को 30 घंटे पढ़ना पड़ा किसके लिए, कितने मार्क्स लाने के लिए, 200। कौन ज्यादा स्मार्टर है, एक्स है। वो 1 घंटा पढ़ के 10 मार्क्स ला सकता है, तो वाई 1 घंटा पढ़ के सिर्फ कितने मार्क्स ला सकता है, 6.67। और एक उदाहरण देता हूं, एक है एक्स फार्मर, एक है वाई फार्मर। एक्स के खेत में 100 बैग्स ऑफ वीट हुआ, तो वाई के फार्म में 200 बैग्स ऑफ वीट हुआ। तो किसका प्रोडक्शन ज्यादा है, वाई का। पर 100 ने अपना 100 बैग्स ऑफ वीट 5 एकड़ ऑफ लैंड में ही बनाया, वाइल वाई को 200 बैग्स या 200 क्विंटल ऑफ राइस बनाने के लिए 20 एकर्स ऑफ लैंड की जरूरत पड़ी। इसने 20 एकड़ में 200 बनाया, तो इसने 5 एकड़ में 100 बनाया। अब प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा है,
एक्स की। तो फर्क है, शब्द अलग अलग है, प्रोडक्शन अलग वर्ड है और प्रोडक्टिविटी अलग है। तो हम ये मानते हैं कि जब हम बात प्रोडक्शन की करते हैं तो हम एब्सोल्यूट मेजर की बात करते हैं, मतलब सिर्फ नंबर को देखते हैं, उसको किसी और चीज के साथ रिलेट करते नहीं है। पर हम जब बात प्रोडक्टिविटी की करते हैं तो हम रिलेटिव मेजर की बात करते हैं, अपने प्रोडक्शन को किसी दूसरे चीज के साथ क्या करते, रिलेट करते, कनेक्ट करते और फिर देखते कि प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा है। तो आमतौर पे बिजनेस प्रोडक्शन तो बढ़ाना चाहता है, साथ साथ क्या बढ़ाना चाहता है, अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना चाहता है। आपको मार्क्स तो ज्यादा लाने हैं, पर साथ ही साथ आपको स्मार्ट भी प्ले करना है। आपको कम एफर्ट में स्मार्ट वर्क करके भी ज्यादा मार्क्स लाने के बारे में सोचना चाहिए, या गधा मेहनत करते रहोगे तो भी चलेगा, कुछ भी करो पर सीए बनना, सीए फील्ड में पास होना मायने रखता है। इन्वेस्टमेंट इन प्रोड्यूसर गुड विल हैव टू बी ग्रेटर व्हेन द सॉरी इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल गुड्स, प्रोडक्टिविटी हायर रहेगी, ये हो गया डिस्कशन। इन्वेस्टमेंट इन प्रोड्यूसर गुड्स विल बी ग्रेटर व्हेन लोअर इंटरेस्ट रेट प्रिविल, as firm will have the lower opportunity cost of investment and lower cost of borrowing। लोन लेते हैं, कोई भी प्रोड्यूसर गुड्स को एकदम कैश पैसा देके खरीदता नहीं है, या शायद खरीद नहीं पाता होगा क्योंकि मशीनें महंगी रहती है। तो आपको भी लोन दे लेके ही उन चीजों को खरीदना पड़ता है। तो लोन जितना आसानी से मिलेगा, इंटरेस्ट रेट जितना हायर रहेगा, लोग ये सोचेंगे कि चलो धीरे धीरे ही पैसे चुकाने, इंटरेस्ट भी कम लग रहा तो ले लेते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो आपके प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो इट वाज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर आपको प्रोड्यूसर बनना है। अब आते हैं मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। भाई इतना ज्यादा तो समझ लिया कि डिमांड को फोरकास्ट करना क्यों जरूरी है। अब सवाल आता है कैसे करें। मैं अगर आपको एक एक्सरसाइज दे दूंगा, जाओ और जाके मुझे सीए फाउंडेशन की ऑनलाइन पेन ड्राइव की डिमांड के बारे में बताओ कि कितनी डिमांड है मार्केट में। आप शुरू ही नहीं कर पाओगे कहीं से, क्योंकि आपके पास कोई टेक्निक, टेक्नोलॉजी या मेथड या साइंटिफिक उसके फार्मूले है ही नहीं कि कैसे ये पता किया जाए। आप कुछ तो भी रैंडमली भटकते रहोगे, 1 महीना 2 महीना या 1 साल भटकने के बाद भी आप मुझे सही जवाब नहीं दे पाओगे। मैं आपको बोलूं इलेक्ट्रिक कार की कितनी डिमांड है, इलेक्ट्रिक बाइक की कितनी डिमांड है, कैंड मिनरल वाटर की कितनी डिमांड है, प्रिंटेड बुक्स की कितनी डिमांड है, घटेगी या बढ़ेगी, या ऑनलाइन बुक्स की कितनी डिमांड है, घटेगी या बढ़ेगी, नॉट पॉसिबल फॉर यू। आप इतने आसानी से इन सवालों के क्या नहीं दे पाओगे, जवाब नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उन चीजों के टेक्निक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप पेन पेंसिल लेके निकल जाओगे, भटकोगे, लोगों को फोन करोगे, ईमेल करोगे, मैसेज करोगे, व्हाट्सअप करोगे, फेसबुक करोगे, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भेजोगे, पर कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो जरूरी है इन चीज को समझना। देयर इज नो इजी मेथड और सिंपल फॉर्मूला, शुरुआती इन्होंने कर दी यहां से। ये इतना आसान नहीं है। ये अगर ये इतना आसान होता ना कि डिमांड कितनी रहेगी ये पता करना, तो मैं तो बोलता हूं हर व्यक्ति बिजनेस करके क्या बन गया होता, करोड़पति बन गया होता। फिर क्या, फिर लगता क्या है, अगर आपको पता है डिमांड रहने वाली है, माल ज्यादा बिकने वाला है, तो खरीदो और बेचो और मुनाफा कमाओ, ये इतना आसान था। पर बिजनेस इतना आसान कभी होता नहीं है। This is not so easy, which enables an individual or business to predict the future with the certainty or to escape the hard process of thinking। गहराई से डीप में सोचे बिना आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। भविष्य को देखना इतना आसान होता नहीं है। बहुत कम लोगों के पास ये विजन होता है कि वो किसको देख सके, भविष्य को। इसलिए बहुत ही कम लोग बिजनेस में क्या होते हैं, सक्सेसफुल। बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या देखते आना चाहिए, फ्यूचर देखते आना चाहिए। उस बिजनेस में पैसा डालना चाहिए जिसका फ्यूचर है, और उस बिजनेस को धीरे धीरे कम करना चाहिए जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। अंबानी के पास विजन है, अदानी के पास विजन है, रामदेव बाबा के पास विजन है, टाटा के पास विजन है। ये भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन है। द फर्म हैज टू अप्लाई ए प्रॉपर मिक्स ऑफ जजमेंट एंड साइंटिफिक फार्मूला। सिर्फ एक कोई फार्मूला नहीं है कि एक्स वाई जेड वेरिएबल्स की इसमें वैल्यू डाल दो और आपको क्या मिल जाए, डिमांड। आपको अपना क्या लगाना पड़ेगा, जजमेंट। और लाइफ में यही तो गलत होता है लोगों के साथ, जजमेंट ही तो सही नहीं कर पाते। मुझे बताइए, आज आपके लाइफ में जितनी भी मुश्किलें, ये मुश्किलें किन चीजों का परिणाम है, आपके पास्ट में क्या गलत हुए, जजमेंट। अगर भूतकाल में सब कुछ सही होता, आपका जजमेंट हर समय पे सही होता, तो लाइफ में क्या नहीं होती, मुश्किलें और प्रॉब्लम ही नहीं होती ना। हर दुख का कारण क्या है, भूतकाल में की गई हुई गलतियां, चाहे वो प्रॉब्लम पर्सनल हो, फाइनेंशियल हो या सोशल। अगर जजमेंट सही होता तो दिक्कतें ही ना होती। और किसी का जजमेंट पूरी तरह से क्या नहीं हो सकता, सही। तो डिमांड को फोरकास्ट करना
इजी काम तो बेटा नहीं है। In order to correctly predict the future demand for a product, the following are the commonly available techniques for demand forecasting. इन टेक्निक्स को पढ़ोगे तो शायद आपको हेल्प मिलेगी। पहले होता है सर्वे ऑफ अ बायर्स इंटेंशन। अब सर्वे कैसे किया जाए इसके भी अलग अलग मेथड्स है। आप किसी को फोन करके पूछो, हेलो सर, वॉशिंग पाउडर खरीदना चाहोगे क्या हमारा? ले दिमाग मत खाओ यार, पहले परेशान हूं मैं, उसमें से तुम फालतू के फोन करके क्या कर रहे हो, परेशान। व्हाट्सअप करो, मैसेज करो, सवाल पूछो उनसे। लोग रिप्लाई करते नहीं है। ज्यादा दिमाग खाओगे तो गालियां जरूर दे देंगे। तो कितने लोगों को कॉल मैसेज ईमेल करोगे, है ना? आपका ईमेल देखो, पूरा वो स्पैम मैसेज भरा पड़ा होगा। लोग अलग अलग आपसे क्या पूछते हैं, सवाल पूछते, आप कभी उसके जवाब देते नहीं हो, तो आपको भी कोई देने वाला नहीं। फिर सर्वे करे कैसे? द मोस्ट डायरेक्ट मेथड, सर्वे को कौन सी मेथड बोला जाता है? डायरेक्ट। इस पे आपको क्वेश्चन बनता है ऑफ एस्टिमेटिंग द डिमांड in the short run is to ask a customer what they are planning to buy during the forthcoming time period, usually a year। आने वाले एक साल में आप क्या खरीदना चाहते हो, ये डायरेक्ट किससे पूछो? किसी भी पोटेंशियल बायर से पूछो। अब आप बोलोगे तो ज्यादातर लोग ये बोलेंगे खरीदना ही नहीं है। आप बोलोगे कार खरीदना चाहते हो तो आधे लोग बोलेंगे है कार, आधे लोग बोलेंगे मेरे को खरीदनी ही नहीं है। और एक हाथ दो ही होगा जो बोलते होंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। तो आप बोलोगे डिमांड कितनी है, तो 2 कार की है, पर ये सही डिमांड नहीं है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट इंटरव्यू। डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना है, लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरव्यू ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स। भाई जो खरीद चुका है उसकी तो डिमांड रहेगी नहीं। हाँ, रिप्लेसमेंट करना चाहता है ड्यूरेबल गुड्स की तो बात अलग है, पर काफी सारी टाइप की डिमांड को समझने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कौन से टाइप का पोटेंशियल कंज्यूमर है। ड्यूरेबल गुड्स का, नॉन ड्यूरेबल गुड्स का, प्रोड्यूसर गुड्स का, डायरेक्ट ऑटोनोमस डिमांड की बात हो रही है या डिराइव्ड डिमांड की बात हो रही है, इंडस्ट्री डिमांड की बात हो रही है या फर्म डिमांड की। तो काफी सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर होगी, तभी आप किसी के साथ क्या कर पाओगे, इंटरव्यू, उससे ले पाओगे इनपुट, और जिसको चाहिए उसको दे पाओगे क्या, आउटपुट। तो पैसा काफी मिलता है। इसको बोलते हैं बिजनेस कंसल्टेंसी। कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंसल्टेंसी फर्म इस फील्ड में काम करते हैं, जो लोगों को डिमांड का एनालिसिस करके देते हैं और इसकी तगड़ी फीस चार्ज करते हैं। अगर आप मल्टीनेशनल डिमांड एनालिसिस करने वाली फर्म की फीस के बारे में देखोगे तो एज गुड एज 100 करोड़ से लेके तो 400 करोड़ रुपए तक इनकी क्या होती है, फीस होती है। एंड यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। आज भी इसमें ओपनिंग्स है, भारत में भी और अब्रॉड में भी, पर आपको इन सब चीजों के बारे में सोचना समझना होगा। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ये बताने के लिए कि डिमांड कितनी रहेगी 100 करोड़ अगर चार्ज कर सकता है, तो सोचिए काम तो हलवा बनाने जितना आसान नहीं है। और कोई दे रहा है तो वो भी समझता है कि ये काम इतना आसान नहीं है। और 100 करोड़ रुपए देके आप गधे को घोड़ा बना के या गधे पे व्हाइट पट्टे लगा के उसको झेबरा बना के दे दोगे, तो सामने वाला तो भी 100 करोड़ डंडे मारेगा आपके सर पे, है ना? गलत तो होना नहीं चाहिए। डिपेंडिंग ऑफ द पर्पज, टाइम अवेलेबल एंड कॉस्ट टू बी इंकर्ड, द सर्वे में बी कंडक्टेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। फोकट में सर्वे होता नहीं है, जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, इवेंट ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, लोगों से टाइम लेके उनको बुलाना पड़ता है, उनको लालच देना पड़ता है, उनसे अलग अलग तरीके से बहला फुसला के बातें निकालनी पड़ती है, तब जाके लोग अपनी दिल की क्या बताते हैं, बात। डायरेक्ट जाके पूछ लो कि आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, तो माइक तोड़ के फेंक देगा आपका। ऐसा चलता नहीं है। या फिर अक्षय कुमार आ जाता किसी के भी टॉयलेट में, हार्पिक ने यूज किया बोलने के लिए। भाई ऐसा नहीं करना कभी, वो लोग जो दिखाते हैं वो इतना आसान नहीं है। कंप्लीट enumeration method where nearly all potential customer are interviewed about their further purchase plan। तो मैं बोलूंगा कार के कितने पोटेंशियल कस्टमर्स है अपनी सिटी में, हर व्यक्ति। तो क्या सभी से मिलोगे? खर्चा कितना आएगा, समय कितना जाएगा, और क्या गारंटी है कि जो डाटा या बातें लोगों ने आपको बताई वो सही है या नहीं है? तो कठिन तो है। सैंपल सर्वे मेथड, एक होता है कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड, जिसमें आप 100% ऑल द पोटेंशियल बायर को मिलते हो। जनरली ये मेथड को यूज करेगा नहीं, क्योंकि इतने लोगों से मिल पाना आसान नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, बिग, ह्यूज। दूसरा होता है सैंपल सर्वे, सबसे मत मिलो, कुछ सैंपल लो। अब मुझे बताइए, आपको डिमांड फोरकास्ट करने का काम दिया मारुति वालों ने, कौन से एरिया में जाके सर्वे करोगे? जहां मिडिल क्लास इंसान रहता है।
आपको सैंपल करने का काम दिया टोयोटा कंपनी ने, कहां जाके सर्वे करोगे? जहां थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास रहता है। आपको सर्वे का काम दिया बीएमडब्ल्यू ने, कहां जाओगे? पाटीपुरा? नहीं ना, कहां जाना पड़ेगा बताओ? जहां रिच लोग रहते हैं। मे बी यू कैन गो टू द अग्रवाल लेआउट, जहां दर्शन तात्या रहता है, और अब दर्डा नगर चले जाओ, जहां बड़े बड़े अमीर क्या रहते हैं, लोग रहते हैं। वो लोग खरीदते हैं, उनके हर तीसरे चौथे घर में आपको एक ना एक क्या मिल जाएगी? बीएमडब्ल्यू है उन लोगों के पास, तो वहां जाके पूछिए ना। मेरे जैसे के पास आके पूछोगे क्या आपके जेब में बीएमडब्ल्यू खरीदने का पैसा है, तो वही शक्ल देख के ही पता चलता है कि, शक्ल देख के पता चलता है, शक्ल से मैं अमीर लगता हूँ। हाँ, फिर तो आपका सर्वे वाइड अब इनिशियो है, यहीं से शुरुआत हो गई कि आप सर्वे करने के लायक नहीं हो। जाना भी मत। 100 करोड़ तो क्या, 100 फुटी कौड़ी भी नहीं देगा कोई आपको, क्या करवाने के लिए? सर्वे। अगर आपको ये लगता है कि मैं क्या बाय कर सकता हूं आज, बीएमडब्ल्यू, हाँ फ्यूचर में करूंगा। एंड यूज मेथड, ये भी एक मेथड है, इसको हाईलाइट करो, इन सब पे क्वेश्चंस बनेंगे, फिर आपको क्वेश्चन जब आएंगे ना तो खिचड़ी नजर आएगी उसमें कि ये ऑप्शन टिक करूं या वो ऑप्शन टिक करूं। Specially used in forecasting demand for inputs involve identification of the final users, fixing suitable technical norms for consumption of a product under study, application of the norms to the desired or targeted level of output and aggregation। बिना फुल स्टॉप के 4 लाइनें लिख दी, 3 लाइनें, जो हमारे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं गई। फिर पढ़ेंगे एंड यूज मेथड क्या होता है। Specially used in forecasting demand for inputs involve identification of all the final users। सबसे पहले, सबसे मत मिलो, सैंपल में भी जरूरी नहीं है कि आप जिसको इंटरव्यू कर रहे हो वो एंड यूजर होगा, तो सबसे पहला काम है फाइनल यूजर कौन हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करो, इससे पहले कि आप उसके पास जाओ और उसका क्या लो, इंटरव्यू। फिक्सिंग सुटेबल टेक्निकल नॉर्म्स ऑफ कंजम्पशन फॉर द प्रोडक्ट अंडर स्टडी। जिस भी प्रोडक्ट की आप स्टडी कर रहे हो या जिसकी भी डिमांड को आप क्या करना चाहते हो, फोरकास्ट करना चाहते हो, उसके टेक्निकल नॉर्म को पहले फिक्स कर लो कि ये कौन सी चीजें हैं जिसको लेके आपको लोगों को क्या पूछने हैं, सवाल पूछने। भाई मर्सिडीज है और बीएमडब्ल्यू है, आपको उसके टेक्निकल नॉर्म्स पता होने चाहिए कि ये दो कारें डिफरेंट कैसी है, तो लोग प्रीफर करेंगे बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज, और मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू। तो आपको पहले प्रोडक्ट के बारे में पूरी चीज समझनी पड़ेगी। अप्लीकेशन ऑफ द नॉर्म्स टू द डिजायर्ड और टारगेटेड लेवल ऑफ आउटपुट एंड एग्रीगेशन। बाद में आपके नॉर्म्स को, जो भी आपने क्वेश्चनरी या जो भी सवाल आपके दिमाग में है, पहले टारगेट फिक्स करो, ऑडियंस फिक्स करो, जिसका इंटरव्यू लेना है उसको फिक्स करो, नॉर्म्स फिक्स करो, और उसको लेके जाओ उस डिजायर्ड टारगेट के पास, और फिर उसको एग्रीगेट करो, सब कुछ एक जगह लाओ जो भी आपके दिमाग में प्लान है, और बैठ के उस व्यक्ति का क्या लो, इंटरव्यू। तो आपको पक्का पता चलेगा कि ये व्यक्ति आगे चल के पोटेंशियल बायर बनता है, पोटेंशियल बायर तो है पर डिमांड उसकी फ्रूटफुल होती है या नहीं होती है। तो क्वाइट डिफिकल्ट एंड टफ जॉब, इट इज नॉट सो इजी। बायजूस वाले बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं इन चीजों पे। आपको मैंने बार बार बताया कि बायजूस 800 900 करोड़ 1000 करोड़ का क्या बेयर कर रहा है, लॉस। एक है एडवर्टाइजमेंट पे उसका बड़ा खर्चा हो रहा है, दूसरा वो डिमांड फोरकास्टिंग पे पैसा बहुत एक्सटेंसिवली अति खर्चा कर रहा है, एज गुड एज 400 500 करोड़ रुपया एक साल में, सिर्फ ये पता करने के लिए कि लोग कितना खरीदेंगे। यकीन ना है, इन टेक्निक्स को ध्यान से देखना है तो बायजू के कॉल सेंटर पे एक कॉल करके सिर्फ मजाक मजाक में बोल दो कि मुझे मेरे बच्चे के लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड की क्या खरीदनी है क्लास, आपको उनकी पूरी थॉट प्रोसेस और किस तरीके से आपको वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते, दे आर नॉट जस्ट एक्चुअली क्या बोलते हैं उसे, एनालाइजिंग द डिमांड, बट दे ऑल्सो ट्राई टू कन्वर्ट यू। तो वो कैंपेन भी करते, एडवर्टाइज भी करते और मार्केटिंग भी करते, एक्सटेंसिव अग्रेसिव, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये मैं भुगत चुका हूं, देख चुका हूं, मेरे बच्चे के फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए आई कॉल देम टू बाय अ क्लास, और कई दिनों से अभी उनका चालू हो गया, मुझे मेल्स भेजना, ईमेल भेजना, कॉल करना। हाँ, फर्स्ट टाइम में तो ऑल पोटेंशियल कस्टमर्स बोला, मतलब ऑल पोटेंशियल, हर व्यक्ति पोटेंशियल कस्टमर है। मैं भी बीएमडब्ल्यू का क्या हूं, एक पोटेंशियल कस्टमर हूं, ऐसा व्यक्ति जो खरीद सकता है। अभी बोला था ना मैंने, नहीं हूं मैं, पर मैं हूं। चलो, मैंने आपको बोला था मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो आप मुझे अलग अलग कैरेक्टर में देखोगे, कभी गरीब व्यक्ति के कैरेक्टर में, कभी बहुत अमीर, कभी मिडिल क्लास, कभी स्ट्रगलिंग, तो कभी सक्सेसफुल। ठीक है, मैं हूं कौन ये आपको जज करने की जरूरत नहीं है।
Thus, under this method, the burden of forecasting is put on the customer. आप पे लोड नहीं है ये फोरकास्ट का आउटपुट देने का, अब ये लोड किस पे आ गया? कस्टमर। उसी से निकालना है आपको कि आप डिमांड जनरेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। However, it would not be wise to depend wholly on the buyer's estimate, and they should be used cautiously in the light of a seller's own judgment. भाई उस पे ही डिपेंड रहोगे तो फिर आपको सही रिजल्ट मिलने वाला नहीं। ऐसे तो आप गलत बोल दो कि 100 करोड़ रुपए लेके बीएमडब्ल्यू को लगा दो फैक्ट्री, बनाओ कार, बिक जाएगी, क्योंकि मैंने डिमांड को क्या किया है? फोरकास्ट। वो लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि आपके कहने पे करोड़ों रुपया खर्चा करके क्या लगा दे फैक्ट्री और क्या चालू कर दे प्रोडक्शन। बहुत पैसा लगता है। अगर एस्टिमेट गलत हुआ ना बेटा, सब कुछ गलत। मतलब फिर परेशानियों में आ जाएगी कंपनी कि भाई हमारा गेसिंग ही गलत था, जो टाटा के साथ हुआ। अब टाटा के पास कोई एक्सपर्ट्स की कमी थी क्या? पैसों की कमी थी क्या? पर नहीं जमाना उनका जो प्रेडिक्शन था टाटा नैनो का कि हर गरीब के घर के आगे क्या खड़ी रहेगी? कार। हुआ क्या वैसा? सर्वे, इंटरव्यू, डिमांड फोरकास्टिंग तो उन्होंने भी किया होगा ना, और काफी करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद किया होगा। पर फेल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। टाई टाई फिश हुआ कि हुआ? नहीं हुआ। हुआ। ऐसी तैसी हो गई कि नहीं टाटा की? हो गई। कितने रुपए में बेच दिया सब कुछ? 1 रुपए। क्योंकि बुक में एंट्री करनी थी। फोकट में बेचते तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होता, क्या डेबिट करे और क्या क्रेडिट करे। तो 1 रुपए में उनको बेचना पड़ा सब कुछ। आगे देखो, नोकिया का भी गलत हुआ था। नोकिया कितनी बड़ी कंपनी थी, गलत हो गया ना डिमांड फोरकास्टिंग। नोकिया को बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा, वो भी डिसीजन उनका गलत हुआ, उनको भी घाटा हुआ। टाटा ने वो कोरस और लैंड रोवर जैसी कार के ब्रांड खरीदे। कोरस एक कंपनी थी जो माइनिंग करती थी, मिनरल्स निकालती थी, पूरा लॉस में आ गया। वो पहले से लॉस में थी, टाटा ने बहुत बड़ी डेयरिंग करके खरीद लिया, और ज्यादा लॉस हो गया, अब बेचने के बारे में सोच रहे, वो भी 1 रुपए में। क्योंकि लॉस ही इतने कि कोई उसको पैसा लगाने को तैयार ही नहीं है। तो वो कीचड़ है जो लगाएगा आंख पे, कुछ भी करके उसको क्या करो, दूर करो। तो 1 रुपए में बेच रहे, करोड़ों रुपए में खरीदी हुई कंपनी, एज गुड एज 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करके खरीदी थी कंपनी, सारा पैसा डूब गया। तो बिग थिंग। तो डिमांड फोरकास्टिंग बहुत जरूरी होता है। दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन बल्क ऑफ अ सेल इज मेड टू अ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स हु जनरली हैव द डेफिनेट फ्यूचर प्लान। ये मेथड कब यूज करने की? कौन सी वाली? एंड यूज मेथड या इंटरव्यू लेने की मेथड। दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन बल्क ऑफ अ सेल इज मेड टू अ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स हु जनरली हैव द डेफिनेट फ्यूचर प्लान। आमतौर पे कंज्यूमर पे आप रिलाई नहीं कर सकते, पर अगर आप ऐसी चीजें बेच रहे हो, किसको? इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर को, जिसके पास डेफिनेट फ्यूचर प्लान है। उसने फैक्ट्री लगा ली, मान के चलो आप बेचते हो वो केमिकल जो शुगर को प्यूरिफाई करने के लिए काम में आता है। तो ये प्रोड्यूसर गुड है कि कंज्यूमर गुड है? प्रोड्यूसर। शुगर कैसे बनती है? पूरी केमिकल प्रोसेस से बनती है। गुड़ नेचुरल होता है, जो गुड़ होता है ना जैगरी, दैट इज अ नेचुरल, उसमें केमिकल्स नहीं होते, इसलिए उसका रंग भी कैसा होता है? काला कलूटा और ब्राउनिश कलर होता है, बट इट इज रियली गुड फॉर हेल्थ। शक्कर काफी सारे केमिकल प्रोसेस के बाद बनती है, उसमें काफी सारे केमिकल्स और अल्कोहल मिक्सअप किया जाता है, उसके बाद वो शक्कर बनती है और उसमें मिठास आता है। तो इसलिए काफी सारे डॉक्टर कहते हैं कि शक्कर का कंजम्पशन करना नहीं चाहिए। अब आप मुझे बताओ, एक एक बिजनेसमैन ने 10-12 करोड़ रुपए खर्च करके शक्कर की फैक्ट्री लगा ली। अब आप एक ऐसी चीजें बेचते हो जो शक्कर की फैक्ट्री में काम में आती है एज अ प्रोड्यूसर गुड। तो अब आपके पास ज्यादा क्लियर एस्टिमेट है किसका? डिमांड का। बंदे ने फैक्ट्री लगाई तो चीजें तो खरीदेगा, अरे हाँ कि ना? किसी ने रेडीमेड गारमेंट का ये खरीद लिया और आप उसको धागा बना के देते हो, धागा सप्लाई करते हो, तो अब आपके पास डिमांड का पक्का फोरकास्ट है कि इतनी फैक्ट्री है जो गारमेंट बनाती है, तो इनको क्या लगेगा? धागा लगेगा, निडल्स लगेंगे, सुइया लगेगी, कपड़े सिलने की मशीनें लगेगी। तो आप इन सब चीजों की डिमांड के बारे में प्रेडिक्टेबल हो सकते हो। इन केस ऑफ हाउस होल्ड कस्टमर, तो दूसरे इंडस्ट्रियल बायर होता है, दूसरा कौन होता है? हाउस। इनका कोई भरोसा नहीं होता है, इनकी सारी जिंदगी तो कई हाउस होल्ड कस्टमर की सोचने में ही बीत जाती कि मुझे ये चीज खरीदनी है। दिस मेथड मे नॉट बी प्रूव वेरी यूजफुल फॉर सेवरल रीजन। तो इंटरव्यू करना है तो किसका करो? इंडस्ट्रीज का करो, फैक्ट्रीज का करो, जो कौन से गुड्स खरीदते हैं? प्रोड्यूसर्स गुड्स खरीदते हैं। तो वहां पे वो लोग जवाब भी सही देंगे, क्योंकि उनका डेफिनेट प्लान है कि मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट है, इतनी मशीन लगाई, इतनी फैक्ट्री लगाई, इतनी कैपेसिटी है, तो इतनी चीजें तो मुझे लगेगी ही लगेगी। तो आपको वहां पे एसिड अगर आप बेचते हो तो आपको आपकी डिमांड के बारे में अच्छा फोरकास्टिंग मिलेगा। अगर आप उनका इंटरव्यू करते हो, घर घर जाके लोगों को यह पूछना कि टीवी खरीदोगे क्या, बेकार है, पैसा खर्च होगा, समय खर्च होगा, पर कभी भी सही डिमांड का एस्टिमेट होगा नहीं। हाँ, अगर आप कार में
अब टाटा कंपनी, टोयोटा कंपनी, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू कंपनी कार बनाती है, आप उसका एक पार्ट बनाते हो, उसका कुशन बनाते हो जो सीट कवर पे लगता है, सीट कवर बनाते हो। हाँ, ऐसे वक्त में आप इन कंपनियों से जाके मिल के उनके प्लान्स को जान के डिमांड के बारे में देख सकते हो कि आपको कितने लगेंगे। आप एक छोटा सा स्पेयर पार्ट बनाते हो जो वाइसर होता है, जो या फिर आप वो प्लास्टिक बनाते हो, फाइबर बनाते हो जो कांच पे गिरे हुए पानी को क्या करता है, साफ करता है, हाँ कि ना। तो आपको उसके डिमांड के बारे में पूरा पता रहेगा। आपको पता है टीवीएस कंपनी का नाम सुना है आपने? ये टीवीएस कंपनी गाड़ियां बनाती है और कई सारे वर्ल्ड वाइड कंपनियों के लिए गाड़ियों के क्या बनाती है, स्पेयर पार्ट भी। तो जो रोल्स रॉयस कार होती है, ये कार दुनिया की सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस कार है। टीवीएस कंपनी पूरे कार में सिर्फ एक प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करती है। आपने कभी कार का बोनट खोल के देखा होगा तो उसमें एक कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर मतलब उसका मेन इंजन जो बहुत गर्म आता है, जिसके अंदर कूलेंट और पानी भी डाला करते हैं। उसके ऊपर एक बूश होता है वाइसर के जैसा, वो पैक होता है और उस पर नोटिस लगी होती है कि गाड़ी गर्म हो तो इसको खोलिएगा मत। तो टीवीएस कंपनी जो है रोल्स रॉयस कार के लिए वो छोटा सा एक बुश बना के भेजती है उनको, बस इतना ही भारत में बनता है। बाकी रोल्स रॉयस कार का कोई भी फूटी कौड़ी का टुकड़ा कहां नहीं बनता भारत में। सब दुनिया भर से वो लोग अच्छी अच्छी चीजें खरीदते हैं, क्वालिटी की चीजें खरीदते हैं और बेचते हैं। अब अगर एक चीज उनको चाहिए तो आप रोल्स रॉयस के मैनेजमेंट के साथ क्या करो, इंटरव्यू करो, डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करो, उनसे बातें करो और आपको पता चल जाएगा कि इस चीज की डिमांड कितनी है। आगे देखो, in case of a household customer this method may not prove very useful for the several reason which is irregularity in customers buying intention। लोगों के ख्वाब तो बड़े रहते हैं पर उनका इरेगुलरिटी भी बहुत रहता है। their inability to foresee their choice when faced with the multiple alternatives। आम इंसान आपके और मेरे जैसे किसी चीज को खरीदने के बारे में तो सोचते हैं, पर दुकान में जाके फिर बहुत सारे ऑप्शन देखते हैं तो हम बहक जाते हैं। जो खरीदना था वो नहीं खरीदते और भलती चीज खरीदते। पर इंडस्ट्रियल गुड्स में ऐसा होता नहीं है। उनका फिक्स होता है कि इसी प्रमाण में, इसी कंपोजिशन में, इसी टाइप से बनी हुई इतनी क्वांटिटी की चीजें खरीदनी है। तो इंडस्ट्रियल गुड्स के डिमांड के बारे में ये मेथड ज्यादा यूजफुल है। एंड द पॉसिबिलिटी दैट बायर्स प्लान मे नॉट बी रियल बट ओनली विशफुल थिंकिंग। ज्यादा तो लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनका इंटरव्यू करोगे, इच्छाएं है पर कोई इंटेंशन नहीं है। वैसे भी डिमांड कब बनती है, डिजायर, एबिलिटी और विलिंगनेस सब कुछ मिक्स हो जाए तो। और आम लोगों से मिलके ये पता करना, डिजायर तो रहेगी, एबिलिटी कैसे पता करोगे? इंटरव्यू करके किसकी एबिलिटी पता चलती है? कौन बताता है कि मेरा बैंक बैलेंस कितना है? और बाद में अंदर से इंसान कैसा है कि उसकी विलिंगनेस है भी या नहीं, कि कंजूस ऐसी बातें करता है और खरीदता कुछ नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो इंटरव्यू मेथड आमतौर पे कंज्यूमर गुड्स की डिमांड में ज्यादा हेल्पफुल नहीं। और मेथड है जिसके नाम पढ़ के आज का लेक्चर खत्म करते हैं, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। कल पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड सबसे सस्ता और सबसे आसान, एक्सपर्ट ओपिनियन ले लो। स्टैटिस्टिकल मेथड, डेटा जमा करो और फिर उसको स्टैटिस्टिकली एनालाइज करो। स्टैटिस्टिक्स नाम का सब्जेक्ट इसीलिए आपको दिया है। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, मैं इसके बारे में एक बहुत अच्छा मेरा अनुभव भी शेयर करूंगा, लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। और लास्ट है क्या, barometric method of a forecasting। So there are lot of methods which are to be used to forecast the future demand। So guys it's enough from my side for the day। कल और मिलेंगे और बाकी के मेथड्स को पढ़ेंगे और अगले चैप्टर पे हम मूव करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो।